हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके लिए तीसरा पार्ट भी लाए हैं जैव प्रक्रम में क्लास 10th का, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमने कुछ प्रयोग नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे प्रयोग नंबर 2 शुरू हुआ है। प्रयोग नंबर 2, उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख कच्चा माल है। वायु में 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप इस पे देख लीजिए, ये 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड वायु में पाई जाती है। वायु में 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड देती है स्थलीय पौधे वायुमंडल से, जबकि जलीय पौधे जल से में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। आवश्यक सामग्री: गमले में समान आकार के लगे 2 स्वस्थ पौधे, वैसलीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन का विलयन, वाटर बाथ, ड्रॉपर, चिमटी, पानी, स्पिरिट लैंप, माचिस आदि। हमें इस प्रयोग करने के लिए इतनी सामग्री होनी चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। क्रिया विधि: दोनों पौधों को 48 से 72 घंटे तक अंधकार में रखकर मंड रहित कर लेते हैं। एक चौड़े मुंह की बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं तथा बोतल के कारक को इस प्रकार काट लेते हैं कि मंड रहित पत्ती का कुछ भाग बोतल के अंदर तथा कुछ भाग बोतल के बाहर रहे। अब उपकरण को व्यवस्थित करके उसे 5 से 7 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और मंड बन सके। इसके बाद बोतल की कॉर्क से पत्ती को निकालकर उसे तोड़कर अल्कोहल में उबालते हैं, जिससे उसका संपूर्ण क्लोरोफिल निकल जाए। फिर पत्ती पर आयोडीन का विलयन डालते हैं। प्रेक्षण: पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वह नीला हो जाता है तथा शेष भाग जो बोतल के अंदर था वह नहीं होता है। निष्कर्ष: आयोडीन के विलयन का नीला होना मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बोतल के अंदर भरा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यह है फ्रेंड्स इसका चित्र। ये है इसका चित्र। ये चित्र भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जिन 4 प्रयोग हैं, ये 4 प्रयोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में आ जाते हैं। 4 में से कोई एक प्रयोग आप इन चारों प्रयोगों को तैयार कर लीजिए। कोई एक प्रयोग ज़रूर ही आता है पेपर में। अब हम इसके आगे की हेडिंग पढ़ेंगे। प्रयोग नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हम प्रयोग नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रयोग नंबर 3, उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक में अनेक ग्रेनम होते हैं। हरित लवक की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। अब आप यहाँ पे पॉइंट में कि हरित लवक की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। देखिए, हरित लवक को ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आवश्यक सामग्री: सबलित पत्ती वाला गमले में लगा एक पौधा यानी मनी प्लांट, विकर, ट्राइपॉड, स्टैंड, ब्लॉटिंग पेपर, स्पिरिट लैंप, वाटर बाथ, पानी,
70% अल्कोहल, आयोडीन विलयन, वाटर पेपर, पेंसिल ड्रॉपर आदि। क्रियाविधि। सर्वप्रथम पौधे को अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रखकर मंड रहित कर लेते हैं। उसके बाद पौधे को अंधेरे कमरे से निकालकर 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। पौधे से एक पत्ती को अलग करके बटर पेपर की सहायता से इसके हरे भाग को अंकित कर लेते हैं। इस पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबलते पानी में डालते हैं। पानी में उबालने से पत्ती ऊतक गायब हो जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्तियां विघटित होने लगती हैं। पत्ती को पानी से निकालकर अल्कोहल में डाल देते हैं। उसके बाद उसे सावधानीपूर्वक गर्म करते हैं। अल्कोहल में उबालने से पत्ती का हरा रंग उड़ जाता है, जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है। उसके बाद पत्ती को अल्कोहल से निकालकर पानी में धो लेते हैं और फिर पत्ती पर आयोडीन का विलयन डाल देते हैं। ये है इसका चित्र। ये भी आप इन सभी चीज़ों को आप नोट्स बनाकर पढ़िए। हम आपको साइंस का हर लेसन करा देंगे, ऑल लेसन्स, क्योंकि मेरे पास हर लेसन्स की PDF बनी रखी हैं। मैं वीडियो भी बनाता हूँ। प्लीज़ पर आप लोगों को मुझे मेरा समर्थन करना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको फैलाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो हम आगे की हेडिंग पढ़ेंगे। अब ये प्रयोग नंबर 3 का प्रेक्षण। आयोडीन का विलयन डालने से पत्ती का केवल वह भाग नीला होता है जो हरा था, अर्थात जिसमें क्लोरोफिल था, जबकि शेष भाग रंगहीन ही रहता है। निष्कर्ष। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब प्रयोग नंबर 4। उद्देश्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल के लिए आवश्यक जल जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत जल ही होता है। आवश्यक सामग्री। एक बड़ा बीकर, एक कीप, एक परख नली, जलीय पौधे, हाइड्रीला की एक टहनी, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि। क्रियाविधि। एक बीकर में कुछ पानी लेकर उसमें हाइड्रीला की एक ताज़ी टहनी डाल देते हैं और एक कीप को उसके ऊपर उल्टा रख देते हैं। पानी में अब चुटकी सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। ऐसा करने से पानी में और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने लगती है। उसके बाद जल से भरी एक टेस्ट ट्यूब को कीप के ऊपर उल्टा खड़ा कर देते हैं और फिर पूरे उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। प्रेक्षण। हाइड्रीला के पौधे से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, जो परख नली में ऊपर की ओर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद गैस से भरी परख नली के मुख पर अंगूठे लगाकर उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसका परीक्षण आग में करते हैं, तो वह तेजी से जलने लगती है। निष्कर्ष। आग का तेजी से जलना यह प्रदर्शित करता है कि यह गैस ऑक्सीजन है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रयोग नंबर 4 का चित्र है, इसे बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बाद में इसको बना लीजिएगा। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में अधिकतर आता है। यह पेपर में बहुत ही ज़्यादा आ जाता है यही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड द्वारा ज़्यादा ही आता है पेपर में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्र पत्तियों पर पाए जाते हैं। स्थलीय पौधे जल का अवशोषण मिट्टी से जड़ों द्वारा करते हैं। जड़ों से अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाना जाइलम ऊतक द्वारा संभव होता है। यानी जड़ों से अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाना एक किस ऊतक का कार्य होता है? जाइलम ऊतक का कार्य होता है। जाइलम ऊतक ही जड़ों से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण को पहुंचाता है। जाइलम ऊतक।
अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हैं। जब इनकी कमी होती है तब प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ऐसा अधिकतर बादलों वाले दिन में होता है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल माना गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सेकंड प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, ऊर्जा रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर पाए जाने वाली एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी ऊर्जा रूपांतरण में ये लिखा है, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन का स्रोत। भोजन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन का भी स्रोत है। यह एक क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन जंतुओं में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देती है, अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनाए रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में कमी। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं या वायुमंडल को शुद्ध करते हैं तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाते हैं। मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य में पोषण। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। वो तो है, कुछ लोग मीट मछली खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। जो मीट मछली खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो मीट मछली नहीं खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इसीलिए कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होते हैं। मनुष्य में पोषण की क्रिया के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र दो प्रमुख भाग होते हैं। पाचन तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां। मुख से लेकर गुदा तक फैली आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कुछ पाचन ग्रंथियां भी आहार नाल से जुड़ी होती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं। ऐसी प्रमुख ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां तथा अग्नाशय ग्रंथियां आदि हैं। आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसका अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, मुख गुहा। मुख में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। मुख में भोजन लेई जैसा हो जाता है। उसके बाद इस भोजन को ग्रसनी में पहुंचा दिया जाता है। अब नंबर 2, ग्रसनी। यह सांस नलिका से ग्रास नाल तक फैली छोटी नलिका होती है। इससे भोजन मुख गुहा से ग्रास नाल तक पहुंचता है। ग्रास नाल तक पहुंचता है। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसका प्रमुख कार्य भोजन को ग्रसनी से आमाशय में ले जाना है। नंबर 3, ग्रासनाल। यह पतली तथा लंबी नलिका है जो 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। यह ग्रसनी से भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। इसमें क्रमानुकुंजन गति से भोजन आगे बढ़ता है। ग्रासनाल 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। आमाशय आहार नाल का सबसे अधिक चौड़ा भाग होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। इसी आमाशय में भोजन को पीसा जाता है।
तथा अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, प्रोरेनिन नामक एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम भोजन को आधा पचाकर उसे भूरे रंग की लेई में बदल देता है, जिसे अधपचा भोजन कहते हैं, और फिर यह भोजन अमाशय से ग्रहणी में पहुंचा दिया जाता है। ग्रहणी नंबर 5 ग्रहणी। ये हिंदी के नंबर हम भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हिंदी के नंबर मुझे समझ नहीं आते हैं। ग्रहणी सी आकार की रचना होती है, जो अमाशय तक तथा छोटी आंत को जोड़ती है। इसमें 2 पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। यह ग्रंथियां यकृत तथा अग्नाशय होती हैं। यकृत से पित्तरस तथा और अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है। ग्रहणी में भोजन अवशोषण के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद उसे छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में ही होता है। फिर भी बचे हुए भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत लंबी और पतली, जो लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 5 से 6 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। यह कुंडलित होती है। छोटी आंत की दीवारों में पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिनसे रस निकलता है। एक दिन में मनुष्य की आंत 6 से 7 लीटर आंतरिक रस निकालती हैं। एक दिन में मनुष्य की आंत कितने लीटर आंतरिक रस निकालती हैं? 6 से 7 लीटर। आंतरिक रस निकालती हैं। इस रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। बड़ी आंत में बना हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और छोटी आंत में बना हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह आंत मोटी, छोटी तथा 3 फुट लंबी नलिका के रूप में होती है। इसमें भोजन का किण्वन तथा जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, और फिर इन्हें मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय में इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है, और इस प्रकार पाचन तंत्र कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास बनाने से कुछ लोग बोर होने लगते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास हम इसलिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप इतना पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, और इसकी नोट्स भी बनाइए। आप धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, तभी आप रोज़ पढ़िए, तभी आप रेगुलरिटी, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर मेरा समर्थन करेंगे तो हम आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो बना के भेजते रहेंगे। धन्यवाद।